Good morning, everyone. Today we have to discuss about the hydro energy. Hydro energy, in the sense, the energy we can produce by the water. So this is our turbine for generating electricity. You can see in the figure. We have given here a dam, and we have to reserve the water into the dam, and then after we can generate the electricity by moving the turbine. So actually the steam or fluid impart energy to rotor of turbine, which can move shaft of the generator to produce electricity. देखो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है बाय मूविंग द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर. वी विल डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 13. इसके अंदर हम डिटेल में इसके अंदर पढ़ेंगे. अभी सिर्फ याद रखो कि वी कैन मूव द टर्बाइन. बाय मूविंग द टर्बाइन वी कैन मूव द शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू द जनरेटर एंड विच कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. तो अब समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें टरबाइन को घुमाना होता है. टरबाइन को घुमाने के लिए हमें कोई एक मूविंग फ्लूइड चाहिए, व्यापर चाहिए, जो टरबाइन को अपने साथ घुमाएगा. तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स टू हीट अप द वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम. जब हमारे जो थर्मल पावर स्टेशन हैं, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें अच्छा खासा फॉसिल फ्यूल को बर्न करना पड़ता है. जब वो बर्न होता है उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसी हीट एनर्जी से हम जो है वो वाटर को बॉइल से वेपर जनरेट करके हम इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा, ह्यूज अमाउंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड ओवर देयर एंड द सेम वे लॉट्स ऑफ स्मोक ऑल्सो प्रोड्यूस. अच्छा खासा धुआं भी निकलता है जो हमारे पॉल्यूशन के लिए बहुत उनका बहुत बड़ा रोल होता है इन द पॉल्यूशन. तो हमने हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं वो विकसित किए हैं जिसमें हम मूविंग वाटर से या स्टोर्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हाइड्रो पावर प्लांट्स convert the potential energy of falling water into the electricity, since there are few waterfalls which could be used a source of potential energy. Hence this is the reason a large number of dams are built all over the world. तो अब क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे नेचुरल वाटरफॉल्स हैं. तो जो वाटरफॉल्स होते हैं हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. द एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी stored into that water which is falling from some height, we can utilize it to move the turbine. But the thing is that कि we have very limited waterfalls. natural waterfalls जो हैं वो limited हैं. इसीलिए वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत सारे जो हैं वो डैम्स जो हैं वो बने हैं. So around 25% of the country's energy requirement is made by the hydro power plants. तो बहुत बड़ा है. देखो आप समझो 25%, मतलब जो हमारी टोटल एनर्जी के यूटिलाइजेशन होता है उसमें से 25% जो है इट इज़ जनरेटेड बाय द हाइड्रो पावर प्लांट्स. मतलब हम वाटर में से ये कर सकते हैं. और यहाँ पर देखो तो किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा. वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. So dams are constructed to prevent the flooding of river, provide water for irrigation and to generate hydroelectricity. तो डैम बनाने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं या इसका क्या मोटिव हो सकता है. तो डैम बनाने से एक कि आपको जो नदी में जो बाढ़ आती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. पूरे साल के लिए वाटर को हम रिसोर्स एज अ रिसोर्स हम उसको सेव कर सकते हैं, विच कैन बी लेटर प्रोवाइडेड फॉर इरिगेशन ऑल्सो. और मेन जो है इलेक्ट्रिसिटी भी हम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसमें होता क्या है डैम्स के अंदर, तो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन द हिली एरियाज़. हिली एरियाज़ में कंस्ट्रक्ट करने का क्या बेनिफिट होता है बच्चों कि ऑलरेडी चारों ओर जो माउंटेन्स होते हैं एक नेचुरल वॉल बना देते हैं. तो हमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा. सिर्फ जहाँ ओपनिंग होता है, जहाँ पर हम नदी को बांध देते हैं, मतलब ठीक है, वहीं पर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है.
तो डैम वहाँ पर बनाया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि हिली एरिया में होगा, कुछ हाइट पे उसको बनाया जाता है, जिसके अंदर वाटर को हम एज अ सोर्स वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और फिर दो तरह से हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक होता है जो वाटर ओवरफ्लो होता है, या उसके जो डोर होते हैं जो बोलते हैं, उसको खोलने से जो ऊपर से पानी गिरता है, तो जहाँ पर गिरता है नीचे टरबाइन रखे होते हैं, वो टरबाइन को घुमाने से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि पानी को जहाँ हमने स्टोर किया हुआ है, इसके जो रिजर्वर्स होते हैं, वहाँ से पाइपलाइन थ्रू वाटर को हम नीचे रिवर की तरफ फ्लो करते हैं, और इन बिटवीन वहाँ पर रखे जाते हैं टरबाइंस। जस्ट यू कैन सी इन द फिगर, आपको दिख रहा है, ठीक है। और वो जो टरबाइन है वो घूमेगा एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। शायद आपने कभी अगर विज़िट किया है सरदार सरोवर डैम को, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर वो समझाते भी हैं, आपको वहाँ पर ले जाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स में लेकर जाते हैं, और फिर आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि किस तरह से वो वर्किंग करता है। तो डाउन स्ट्रीम में फिर उस वाटर को, मतलब जो वाटर को हमने स्टोर किया था, उस वाटर को कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज़ किया जाता है टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जाते जाते मतलब कि रिवर में आगे जाएगा, और इन बिटवीन टरबाइन को घुमाकर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है हाइड्रो पावर प्लांट्स, एंड थस वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो एडवांटेजेस तो देखें सर कि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम जहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी है वहाँ तक पानी को लेकर जा सकते हैं बाय कंस्ट्रक्ट द कैनाल, ये भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कि सबमर्जिंग, या तो लॉस ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फूना। फ्लोरा एंड फूना मतलब क्या होता है, दीज आर द वर्ड कनेक्टेड टू द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। नाउ एज यू नो, वी कंस्ट्रक्ट द डैम्स ऑन द ओवर द हिली एरियाज, वहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं। जब हम डैम बनाते हैं तो उसका जो रिजर्वर बनता है, जो सरोवर बनता है, उसके अंदर वो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लांट्स जो हैं वो उसके अंदर डूब जाएंगे। तो अच्छी खासी ज़मीन जो है, फॉरेस्ट जो होता है, वो हमारा वहाँ पर लॉस हो जाता है, और उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, बड़ा नुकसान होता है। बायोडाइवर्सिटी इन द सेंस कि विविधता, जंगल में जो विविधता होती है वो सब खत्म हो जाती है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब कि जो ट्राइबल्स लोग वहाँ पे जो रहते हैं, जो विलेजेस में वहाँ पर लोग रहते हैं, तो उनकी ज़मीन, उनके घर सब पानी में चला जाता है, तो उनको फिर दूसरी जगह प्रोवाइड करवानी पड़ती है, उनको नया घर देना पड़ता है, नई ज़मीन देनी पड़ती है उनकी लाइवलीहुड के लिए। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दे नॉट सेटिस्फाइड बाई द सेटलमेंट्स। एंड मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ रॉटिंग ऑफ सबमर्ज वेजिटेशन रिलीज ग्रीन हाउस गैस लाइक मीथेन। अब जो प्लांट्स अंदर डूब गए हैं उनका जो सड़ना होगा वो सड़ेंगे, और ड्यू टू द रॉटिंग ऑफ दैट दे कैन प्रोड्यूस मीथेन गैस। इट इज़ अगेन अ पॉल्यूशन। सेकंड, दे पोज डेंजर्स ऑफ अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा। अगर समझो, ऐसे तो बहुत मजबूत बनाते हैं डैम्स को, लेकिन फिर भी एक खतरा रहता है कि अगर वो डैम टूटा, कुछ भी जैसे बड़ा सा अर्थक्वेक आया और ऐसा कुछ हुआ, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड एट अ टाइम एंड विच कैन सबमर्ज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ विलेजेस, मतलब कि वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो ये हैं हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं उसको हम सालों से यूज़ करता है, इसलिए उसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जिसको हम सालों से यूज़ करते आए हैं, ऐसा सोर्सेस है वो, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, साल भर के लिए पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो एक ये जो डैम होते हैं आपको एक कंटिन्यू पूरे साल के लिए एश्योरिटी देते हैं कि हमारे पास पानी अवेलेबल है। दूसरा कि कैनाल थ्रू हम पानी को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। देखो, कैनाल हर डैम में नहीं बनती है,
जैसे सरदार सरोवर डैम है तो उसमें है, लेकिन बाकी सब नदियों में हमने कैनाल नहीं देखी होगी। तो बड़े बड़े डैम्स होते हैं तो कैनाल बनाते हैं और वहाँ से पानी को दूर दूर तक लेकर जा सकते हैं। दूसरा जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है बायोमास। बायोमास मतलब इसको हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब उनके जो वेस्ट होता है उसमें से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो बायोमास इज़ एग्रीकल्चरल एंड एनिमल वेस्ट दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। हम उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। लाइक वी हैव सम कैटल डंग, सम फायरवुड, स्वेज, ड्राई लीव, स्टेम्स, ठीक है, ये सब जो है वो हमें बायोमास कह सकते हैं। हम उसमें से एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नॉर्मली बायोमास हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक व्हेन दे आर बर्न्ड। तो अगर जैसे आपने काऊ डंग केक को जलाया तो ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊपर से धुआं बहुत सारा होगा। ओके, उसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू जिसको हम कहते हैं हीट एनर्जी, वो बहुत कम मिलती है। So their efficiency as a good fuel has been increased tremendously with the application of technology. तो अगर हम यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं then we can increase the efficiency of this fuel. So cow dung becomes efficient and cheap good fuel in biogas plant. गोबर गैस भी कहा जाता है इसको। तो उसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक होता है और उस बड़े टैंक के अंदर मतलब ये अंडरग्राउंड होता है और उसके अंदर जो भी वेस्ट फार्म में या घर पे जो प्रोड्यूस हुआ है जिसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसे वेस्ट को एक स्लरी बनाकर, एक लिक्विड मतलब कि एक पेस्ट जैसा बनाकर उसको बायोगैस प्लांट के अंदर डाल देते हैं। फिर उस बायोगैस प्लांट के अंदर वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस and in the presence of some anaerobic bacteria it will be decompose। वो डिकम्पोज होता है। जब वो डिकम्पोज होता है तो उसमें से एक गैस प्रोड्यूस करता है और उस गैस को कहा जाता है मीथेन, ठीक है। और ये मीथेन जो है फिर हम उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं बाय बर्निंग इट, मतलब उसको पाइपलाइन थ्रू आप गैस के बर्नर तक लेकर जा सकते हो, आप उसको जला सकते हो या तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। सो बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल एंड कंटेन्स 75% ऑफ मीथेन and it burns without smoke, leaves no residues like ash और like चारकोल का उसमें कुछ बचता नहीं है और साथ में उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है बहुत हाई होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बायोगैस जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द बायोमास। देखो एक और आपको दिया है, चारकोल का एग्जांपल दिया है। चारकोल इज़ बेटर दैन द वुड बिकॉज इट डू नॉट कंटेन वाटर एंड अदर वॉलेटाइल मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन वुड। तो देखो आप लकड़ी को जलाते हो, लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा, तो उसके अंदर बहुत सारा वॉलेटाइल मैटर होता है, मॉइस्चर होता है, तो वो कम्प्लीटली उसका बर्निंग नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको चारकोल में कन्वर्ट कर दें और फिर चारकोल को जलाएंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम जो होंगे वो क्रिएट नहीं होंगे। एंड चारकोल बर्न्स विदाउट स्मोक without flames and high calorific value। तो ये था हमारा बायोगैस और बायोमास जिसके बारे में हमने बात कर दी। तो बायोगैस जो है जो रिलीज़ हुआ है उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए या तो फिर कुकिंग पर्पज़ के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और उसको हमने वेस्ट में से प्रोड्यूस किया हुआ है, तो देखा जाए तो एक हमने जो गांव के अंदर जो क्लीननेस हैं उसको भी हम अपना उसमें कुछ काम कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ये सब गैस निकलने के बाद जो नीचे स्लरी बचती हैं इट इज़ बेस्ड कंपोस्ट, क्योंकि वो डिग्रेडेशन से बना हुआ है तो उसको हम फार्म में एज अ बेस्ड कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक बेनिफिट होगा कि वो आपको सॉइल को हेल्प करेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ एनर्जी हैं, बायोगैस एनर्जी हैं, जैसे हमने आगे देखा हाइडल एनर्जी विच कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ good source of energy. Later on in the next lecture we will discuss about the wind energy and so on. Till then, bye bye.